हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कल वाला जो वीडियो है अपना सिंधु सभ्यता का वीडियो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने 2 पार्ट एक तरह से बनाए। अब आज हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। और कल जिस साइट की बात कर रहे थे अपन ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनोदड़ो 4 साइट की बात की थी। आज हम सिंधु सभ्यता की एक अलग और महत्वपूर्ण साइट की बात कर रहे हैं। और ये जो साइट है वो लोथल है। लोथल से जनरली हमें 2-3 पॉइंट पे क्वेश्चन मिलता रहता है और बहुत ही ज्यादा संभावना भी रहती है लोथल पर क्वेश्चन की। लोथल जो है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास अवस्थित हड़प्पा का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। जहां हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक वैसे ही लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। और यहां पर उत्खनन कार्य जो है वो 1957 में एस.आर. राव के नेतृत्व में हुआ। तो लोथल के बारे में जनरली क्वेश्चन जो है वो एक बार यूपीपीसीएस का हुआ है कि भी कहां अवस्थित है, तो वो गुजरात में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल के बारे में जनरली क्वेश्चन जो है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछे जाते हैं। और इस बार फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री व्याख्याता में भी उसकी विशेषता के बारे में ही पूछा गया। तो सबसे पहले इसकी विशेषता पे चलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोथल जो है संपूर्ण सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। अर्थात लोथल में एक गोदीबाड़ा, जो विद्वानों ने नाम दिया है, बंदरगाह को ही गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड भी कहा जा रहा है, ये जहाजों के ठहरने का स्थान था। और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी निर्मित संरचना भी लोथल का ये गोदीबाड़ा ही था, जिसको डॉकयार्ड भी कहा जा रहा है, बंदरगाहों जहाजों के ठहरने का स्थान भी कहा जा रहा है। ये लगभग 314 मीटर लंबाई में था और पूरी हड़प्पा सभ्यता की बड़ी संरचना में से भी एक है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो संपूर्ण सभ्यता में बहुत सारे बंदरगाह हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल है। और लोथल से बंदरगाह के अलावा हमें एक पर्शिया, जिसको हम फारस भी कह रहे हैं, ईरान भी कह रहे हैं, पर्शिया की मुहर के साक्ष्य भी मिले हैं। अर्थात ये संकेत करता है कि सिंधु वासियों का व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। और ईरान, और जिसको हम फारस भी कह रहे हैं, वहां की जो मुहर है हमें लोथल से मिली है। बहुत सारी सिंधु सभ्यता की मुहरें भी हमें मेसोपोटामियाई शहरों से मिली है। फारस की मुहर के अलावा यहां से एक जो है अन्य विशेषता फायर स्टैंड, अग्निकुंड या अग्निवेदियों की है। अर्थात जब क्वेश्चन अपना ये हो कि प्रसिद्ध अग्निवेदियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हम कालीबंगा करेंगे। और जब जैसा कि सीटेट में क्वेश्चन था, अग्निवेदियों के समूह के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था कि अग्निवेदियों का समूह निम्न में से कौन से स्थलों से मिला है, तो अग्निवेदियों का समूह जो है उसमें हम कालीबंगा के साथ साथ लोथल भी करते हैं। तो लोथल से भी हमें अग्निवेदियां, अग्निकुंड, जो एक तरह से यज्ञ इत्यादि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होते थे, तो अग्निवेदियों के साक्ष्य यहां से भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा की भांति। इसके अलावा यहां से एक नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है, छोटा जलयान जिसको कह सकते हैं। यहां मिस्र के सभ्यता में समूह को सुरक्षित रखने के लिए एक तरह से विशेष प्रकार का रसायन जो है उससे लेप करके समूह को सुरक्षित रखा जाता था, जिनको मम्मी कहा जाता था। तो यहां लोथल से भी हमें एक मम्मी का मॉडल मिला है। और ये एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, संपूर्ण सभ्यता में चक्की के जो पार्ट हैं वो हमें लोथल से मिले हैं। तो एक तरह से पार्ट के साक्ष्य, इसके अलावा मापतोल के बाट यहां से प्राप्त हुए हैं, मापतोल के उपकरण। और मापतोल के उपकरण जो हैं उनका अनुपात अति महत्वपूर्ण रहेगा। 16 के अनुपात में मापतोल के बाटों का अनुपात यहां पे मुख्य रूप से विद्वान मानते हैं।
तो मापतोल के बाद भी महत्वपूर्ण रहेंगी। जब भी क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन में हमेशा हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी बंदरगाह डॉकयार्ड का ही पूछा गया, सुमेलित करना। दूसरा, जब भी क्वेश्चन होगा फारस की मोहर का। तीसरा, जब भी क्वेश्चन होगा अग्निवेदियों का। तीनों रिपीट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस वगैरह के भी, और ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का भी क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा यहां से लोथल में हमें नाव के मॉडल और चक्की मापतोल के बाट के अलावा यहां से कुछ धान के साक्ष्य भी मिले हैं, तो चावल और बाजरे के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हमने ये बात की कि अन्नागार जो है, जो अनाज संग्रह करने का गोदाम हुआ करता था, उसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। प्रसिद्ध अन्नागार तो हड़प्पा का है, लेकिन एक लकड़ी की अन्नागार एक यूनिक बात है। तो लकड़ी के अन्नागार का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। लकड़ी की नालियां जहां कालीबंगा से हैं, वहीं लकड़ी का अन्नागार लोथल से। तो जब भी क्वेश्चन ये हो कि अन्नागार का समूह कहां से मिला है, तो हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तीनों करेंगे। और जब रीट में क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध अन्नागार के बारे में, तो प्रसिद्ध अन्नागार जो है वो अपना हड़प्पा का निर्मित संरचना है, जो 2 पंक्तियों में 6-6 कमरों के रूप में है। फिर से रिपीट करते हैं। लोथल अवस्थिति गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास, भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन करता 1957-58 SR राव। महत्वपूर्ण विशेषता, संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल, जहाजों के ठहरने का एक स्थान। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी निर्मित संरचना, 314 मीटर उसकी लगभग लंबाई है। इसी को विद्वानों ने डॉकयार्ड नाम दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, पर्सिया, ईरान या फारस की मोहर के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यहां से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। यहां से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। यहां से नाव का मॉडल मिला है। चक्की के पार्ट मिले हैं। मम्मी का मॉडल मिला है और मापतोल के उपकरण मिले। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। आप ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड पाएंगे। इस साइट के बाद हम गुजरात में ही दूसरी साइट की बात करते हैं, जो आजकल लगभग क्वेश्चंस में हमें मिलने लग गई है। उस साइट के बारे में डिटेल ज्यादा पूछी जा रही है, और इस बार फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में भी हमें उसके बारे में पूछा गया था। लोथल के बाद हम गुजरात की ही एक साइट की बात कर रहे हैं, और ये साइट है धोलावीरा। धोलावीरा जो है कच्छ की खाड़ी में अवस्थित स्थल है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास अवस्थित, और ये जो है वो मानहर और मानसेहरा नदियों के किनारे अवस्थित था। एक मानसेहरा शब्द हम अशोक के अभिलेखों में भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अशोक के 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिले हैं, जो खरोष्टी लिपि में है। तो पाकिस्तान में भी एक मानसेहरा स्थल है, और वहीं गुजरात में मानसेहरा नदी जो है और मानहर नदी है, उसके किनारे अवस्थित धोलावीरा है। धोलावीरा का जो उत्खनन कार्य है वो रविंदर सिंह बिस्ट के नेतृत्व में हुआ 1992-93 में। तो इसके उत्खनन करता रविंदर सिंह बिस्ट हुए। धोलावीरा के बारे में जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये देखते हैं कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में जब हम नगर नियोजन की बात करते हैं, तो नगर 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग पूर्वी टीला और एक भाग पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला शासक वर्ग का निवास स्थान माना जाता था, और जो पूर्वी टीला है वो नगर टीला या फिर साधारण जनता का निवास स्थान माना जाता था। तो सामान्यतः हड़प्पा के लगभग नगर 2 भागों में विभाजित हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। लेकिन एक अपवाद है, धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, अर्थात ये मध्यम नगर में भी बटा हुआ है। यहां पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले के साथ साथ मध्यम नगर में। तो अति महत्वपूर्ण लाइन ये भी हो सकती है क्वेश्चन की कि कौन सा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था, धोलावीरा। हमें क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि मध्यम नगर के साक्ष्य कहां से, कौन से स्थल से मिले हैं, तो धोलावीरा से मिले हैं। और जब भी हम बड़े क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, जहां पे लाइन अगर ये होती है कि
हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर दो भागों में विभाजित हैं, तो भी ये बात गलत होगी। एक अपवाद धोलावीरा है जो मध्यम नगर के साक्ष्य हमें देता है। धोलावीरा में इस मध्यम नगर के बाद अगली विशेषता की बात करते हैं, तो यहां पर लगभग 16 तालाब मिले हैं और तालाब के माध्यम से विद्वान जो है वो जल संग्रहण प्रणाली के बारे में बताते हैं, अर्थात उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है उसके लिए धोलावीरा जाना जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से क्रिकेट खेलते थे, ऐसा माना जाता है, मान्यता है। यहां से एक खेल का स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है और खेल के स्टेडियम के साथ साथ यहां से एक साइन बोर्ड के स्कोर बोर्ड के प्रमाण भी मिले हैं। इसमें तो सत्यता नहीं है कि क्रिकेट खेलते थे, लेकिन खेल का आयोजन जरूर होता था। खेल स्टेडियम के साक्ष्य और इसके साथ साथ साइन बोर्ड जो स्कोर बोर्ड जिसको हम कह रहे हैं उसके साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। तो उन्नत जल प्रबंधन के संदर्भ में क्वेश्चन हो सकता है, मध्यम नगर के संदर्भ में क्वेश्चन हो सकता है, और इसकी अवस्थिति पूछी जाए तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मानहर और मानसैरा नदियों के किनारे अवस्थित थी। इसके उत्खनन करता आरएस बिस्ट है। इस बार फर्स्ट पीरियड में भी हमें व्याख्याता में धोलावीरा का सिंगल लाइन का क्वेश्चन मिला। अगली साइड की बात करते हैं और धोलावीरा और लोथल के बाद हम जहां जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन लाइनों पे आ रहे हैं, उन महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में थोड़ा सा जनरल स्टडी कर लेते हैं। दक्षिण भारत में हमने देखा कि महाराष्ट्र में पूरी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु देमाबाद था और देमाबाद जो है ये गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे था। देमाबाद की पहली विशेषता तो ये होगी कि महाराष्ट्र में अवस्थित था, परवरा नदी के किनारे, और दूसरा पूरी हड़प्पा के हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम छोर जो है, दक्षिणतम बिंदु है ये देमाबाद। यहां से अक्सर क्वेश्चन हमें एक महत्वपूर्ण बात पे पूछ लिया जाता है कि एक मानव आकृति रथ को खींच रही है, तो कांस्य के रथ की आकृति हमें देमाबाद से मिली है। ये अति महत्वपूर्ण बात है जो देमाबाद के संदर्भ में आती है। आगे चलते हैं हम। ऐसी ही एक और साइट जिसके बारे में हमें एक जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुजरात में अवस्थित एक स्थल की बात कर लेते हैं, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यहां से अक्सर क्वेश्चन घोड़े की अस्थियों के बारे में पूछा जाता है, अर्थात घोड़े की अस्थियां जो है वो हमें सुरकोटड़ा से मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति हमें लोथल से भी मिली है और भी बहुत सारे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जहां से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सुरकोटड़ा जो है वहां से घोड़े की अस्थियां मिली है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सिंधुवासी जो है वो गैर आर्य संस्कृति के लोग थे, घोड़े से उनका परिचय नहीं माना जाता था। बहुत सारे विद्वान ये भी देखते हैं कि सुरकोटड़ा जो स्थल है वो उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और वैदिक आर्य जो है उनका प्रिय पशु घोड़ा था, इसलिए इसका संबंध जो है पतनोत्तर हड़प्पा से माना जाता है। तो यहां से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण, अगर जनरली क्वेश्चन ये होता है कि घोड़े से परिचित थे या नहीं थे, तो सिंधु वासियों के संदर्भ में ये हम कह सकते हैं कि घोड़े से इनका परिचय नहीं था। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु होता है, सिंधु वासियों का प्रिय पशु जो है एक श्रृंगी वृषभ, जो हमें मोहरों पर अंकित मिलता है। सुरकोटड़ा के बाद हम हरियाणा में एक साइट पे चलते हैं जहां हमें जनरली क्वेश्चन मिलता है बनवाली या बनावली जिसको हम कह रहे हैं। बनावली जो है उसकी अवस्थिति पूछी जाए तो हरियाणा, वो घग्गर नदी के किनारे है जिसको हम प्राचीन सरस्वती नदी भी कह रहे हैं। बनावली का उत्खनन कार्य भी रविंद्र सिंह बिस्ट के नेतृत्व में हुआ और बनावली से अक्सर दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण। नंबर 1, यहां से मिट्टी का एक खिलौना हल की आकृति, मिट्टी के हल की आकृति मिली है
इसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है, अति महत्वपूर्ण बात है जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो फसलों के साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं, तो दूसरा जो तिल, सरसों, इन फसलों के साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बात की जब कालीबंगा हम पढ़ रहे थे उस समय, कि कालीबंगा जो है वो ग्रामीण संस्कृति और नगरीय संस्कृति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक वैसे हरियाणा का बनावली जो है वो भी ग्रामीण संस्कृति अर्थात प्राक हड़प्पा और नगरीय विकसित हड़प्पा दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दो महत्वपूर्ण साइट ऐसी है जो दोनों कालों का प्रतिनिधित्व कर रही है, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा का, ये नगरीय स्वरूप वाला, ये ग्रामीण स्वरूप वाला, कालीबंगा पहली और दूसरी हरियाणा की बनावली। ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमें मिट्टी के खिलौने हल के बारे में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और एक और साइट की बात कर लेते हैं। राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी की अवस्थिति भी हरियाणा में है। इसके बारे में हमें दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान का गनडीबाल आता है, मोहनजोदड़ो आता है, और भारत में सबसे बड़े साइट की बात करें, हड़प्पा की संपूर्ण हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ी साइट की बात करें तो राखीगढ़ी। तो भारत में अवस्थित सभी जो साइट है उनमें सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। राखीगढ़ी के बाद हम बात करते हैं, पंजाब में एक साइट है रोपड़। ये स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थलों में से एक था, और रोपड़ का उत्खनन कार्य जो है वो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ। रोपड़ से जो महत्वपूर्ण बात है वो एक नवपाषाण काल की विशेषता भी थी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण जो है हमें एकमात्र स्थल रोपड़ से मिले हैं। तो इसके संदर्भ में हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है। और स्वतंत्रता के बाद उत्खनित स्थलों में से भी एक था, 1953 में इसका उत्खनन हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो नवपाषाण कालीन स्थलों बुर्जहोम और गुफकराल में मिले हैं। तो ये जो रोपड़ है वो भी एक तरह से नवपाषाण काल का प्रतिनिधि स्थल भी है और सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधि स्थल भी है। जैसे कालीबंगा और बनावली के संदर्भ में हमने ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के विशेषता के संदर्भ में देखा। इन साइट्स के बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की। अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जहां से हमें जनरली 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहले नगर नियोजन की हम बात करें तो इससे पहले चलते हैं, एक रीड का क्वेश्चन था कि समकालीन सभ्यताएं पूछी गई थी। तो हमने पहले भी कहा कि इसकी समकालीन सभ्यताएं जो है वो मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यता थी। अफ्रीका में नील नदी के किनारे अवस्थिति मिस्र सभ्यता की है, और इराक में दजला और फरात नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता। मिस्र और मेसोपोटामिया का जब समय था उसी समय सिंधु सभ्यता का भी समय होता है, लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया में इतना सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन नहीं था जितना कि सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था। और एक पूरा प्लान बना के नगर को विकसित किया जा रहा था, एक तरह से डेवलप किया जा रहा था। तो नगर नियोजन में अपनी समकालीन सभ्यताओं से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। तो पहला अपना रीड का क्वेश्चन यही क्लियर कि इसकी समकालीन सभ्यता का ऑप्शन था तो वहां पे मिस्र था। अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो भी हम करेंगे, अर्थात चीन की सभ्यता वगैरह जो है ये यूनान की सभ्यता, ये इसकी समकालीन सभ्यताएं नहीं मानी जाती। दूसरी बात पे, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि अपनी समकालीन सभ्यताओं से ये इस रूप में यूनिक था कि इसका नगर नियोजन सर्वश्रेष्ठ था। और बहुत सारे विद्वान ये भी बताते हैं कि आधुनिक नियोजित शहरों में और खूबसूरत शहरों में पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आता है। जयपुर एक खूबसूरत नियोजित शहर है, तो जयपुर और चंडीगढ़ की भांति इसका टाउन प्लान बनाया गया था। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। नगर नियोजन में तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सामान्यतः जो नगर है वो 2 भागों में बटा हुआ था,
और एक भाग को पूर्वी टीला कहा जा रहा है और एक भाग को पश्चिमी टीला। टीले के संदर्भ में मैंने कहा कि जहां भी इतिहास में पुरातत्व संबंधी सामग्री का उत्खनन होता है उस स्थान को हम सामान्य लैंग्वेज में टीला कहते हैं। तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला सामान्य रूप से नगर के दो भाग थे। ये जनता का आवास माना जाता था, ये शासक वर्ग का आवास माना जाता था। इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने एकमात्र शहर नगर धोलावीरा लिखा है कि धोलावीरा जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के साथ साथ धोलावीरा मध्यम नगर में भी विभाजित था, अर्थात 3 भाग होते हैं धोलावीरा के। तो ये अपवाद याद रखें। जो सभी वाली बात है, 2 भागों वाली बात है, वो गलत होगी। एक भी धोलावीरा के संदर्भ में है तब भी। दूसरी बात पे चलते हैं। जो नगर है उसमें शासक वर्ग के या पश्चिमी टीले के आसपास चारों ओर परकोटा बना हुआ है या नगर के चारों ओर सुरक्षा परकोटा बना हुआ था। लगभग हमें सभी साइट्स में ये देखने को मिलता है। लेकिन कालीबंगा की जब हमने बात की तो कालीबंगा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां दोहरा परकोटा या दोहरी सुरक्षा प्राचीर निर्मित है। बाकी सभी साइट्स पर हमें सिंगल रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं कालीबंगा में हमें दोहरे परकोटे के प्रमाण मिलते हैं। जब हमने चनहुदड़ों की बात की तो चनहुदड़ों में ये देखा कि यहां पर परकोटे या सुरक्षा प्राचीर का अभाव है। अर्थात क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शहर था जहां दुर्गीकरण का अभाव या दुर्गीकरण के अभाव के परकोटे के अभाव के साक्ष्य मिलते हैं। तो चनहुदड़ो जो नगर है उसके चारों ओर सुरक्षा परकोटे का प्राचीर का अभाव मिलता है। नगर में हम देखते हैं कि सामान्यतः नगर में घरों के दरवाजे जो है वो गली की ओर खुलते थे, जबकि गुजरात में लोथल एकमात्र ऐसी साइट है जहां घरों के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और ऐसा हड़प्पावासी प्रदूषण से बचाव के लिए करते थे कि वो अपने घरों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे, क्योंकि ज्यादातर सड़कें मिट्टी की होती थी, पक्की सड़कें नहीं थी। अब इन जनरल बातों के साथ साथ हम नगर नियोजन में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नगर में प्रवेश किस तरफ से होता था, नगर का नियोजन किस तरफ से था। तो कालीबंगा में हमने कृषि की ग्रिड पैटर्न की बात की, ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो जाल पद्धति पर आधारित थे, अर्थात समकोण पर काटती हुई सड़कें निर्मित थी। जो मुख्य सड़क होती थी वो 10 मीटर तक 9.5 मीटर तक चौड़ी थी और जो गली की सड़कें थी वो 3 से 4 मीटर लगभग चौड़ी होती थी। नगर में प्रवेश जो है वो पूर्वी सड़क से, पूर्व दिशा से होता था, पिपराली रोड से होता था हमेशा। और पूर्वी सड़क से जो पहला चौराहा निर्मित था इसको विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता में ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया है। अर्थात नगर में प्रवेश पूर्व दिशा से पहला जो बड़ा चौराहा निर्मित था उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। नगर में मुख्य सड़क 10 मीटर तक, गली की जो सड़कें हैं वो लगभग 3 से 4 मीटर तक चौड़ी होती थी। घरों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे, केवल एक नगर लोथल को छोड़कर। जो सड़कें हैं उनके किनारे घरों से छोटी नालियों के माध्यम से मुख्य सड़क तक एक तरह से नालियां निर्मित थी। घरों का गंदा पानी गली की नाली से होते हुए मुख्य सड़क की नाली तक पहुंचता था और नालियां जो है वो पक्की मिट्टी और जिप्सम से निर्मित थी। ये जो नालियां हैं उनमें हमें स्थान स्थान पर सॉक पिट, सॉक गर्त भी मिलते हैं। ये कचरा संग्रहण करने के लिए निर्मित किए जाते थे। सड़क के किनारे रोशनी के लिए हमें विभिन्न प्रकार की मसालों के साक्ष्य भी मिले हैं, अर्थात एक तरह से प्रकाश स्तंभ विद्वानों ने नाम दिया है। रोशनी की उचित व्यवस्था थी। तो नगर जो है वो जाल पद्धति, जिसको हम ग्रिड पैटर्न कह रहे हैं, उस पर आधारित थे। समकोण पर काटती हुई सड़कें थी,
नगर में प्रवेश पूर्व की ओर से होता था। पहला बड़ा चौराया ऑक्सफोर्ड सर्कस कहलाता था। नगर में सड़कें 10 मीटर तक, गली की सड़कें 3 से 4 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारे कचरा या गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था थी। नालियों में भी जगह जगह सॉक पिट निर्मित थे। नालियां जो है वो पक्की ईंटों और जिप्सम से निर्मित थी। कुछ सड़कें जो हैं उनमें भी पक्की ईंटों वगैरह का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की एक और तकनीक को दर्शाता है इसकी ईंटें। अगर बड़ी ईंट है 40 सेमी लंबाई, 20 सेमी चौड़ाई और 10 सेमी ऊंचाई की, जैसा कि मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट मिली है, और कुछ जो छोटी ईंटें हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तब भी एक कॉमन और यूनिक बात यह थी कि अनुपात हमेशा समान रहता था। और यही महत्वपूर्ण बात है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें चाहे बड़ी हों या छोटी हों, उनका अनुपात 4:2:1 रहता था। वहीं मापतोल के उपकरणों में हमने देखा कि मापतोल के जो बाट है वो 16 के अनुपात में थे, 16, 32, 64 इस सीरीज में, और ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ये हमने नगर नियोजन की बेसिक बात की। इस कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं और नगर नियोजन के बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में और हड़प्पा सभ्यता की मुहरों के बारे में। मुहरें जो है हमें लगभग क्वेश्चन देती है। एक बार हमें रीट में अभिलेख की साक्ष्य के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया वो मुहर के बारे में था। तो हड़प्पा की जो मुहरें हैं उसी पर हड़प्पा की लिपि का अंकन मिलता है। तो इस लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। लिपि को स्क्रिप्ट भी कहा जा सकता है और ये जो लिपि है उनका अंकन हमें मुहरों पे मिलता है। और ये मुहरें जो हैं वो हड़प्पा की मुद्रा नहीं है, ये सील है, ये ठप्पा है। ये व्यापार के लिए एक तरह से गोपनीयता के लिए प्रयुक्त की जाती थी सील। तो मुहरों पर हमें लिपि का अंकन मिल रहा है। लिपि को जहां स्क्रिप्ट कहा जा रहा है, लिखने के जो काम आ रही है, वही मुहरें जो है उनको सील कहा जा रहा है। ये सिक्के नहीं है, मुद्रा में लेन देन नहीं था। यहाँ लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम पर ही आधारित था। हड़प्पा की जो लिपि है वो हमें भाव चित्रात्मक लिपि और इसी को पिक्टोग्राफिक भी कहा जा सकता है। इसी लिपि को विद्वान बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कह देते हैं और इसी को गोमुद्रिका लिपि भी कहा जा रहा है। इसी लिपि को सर्पाकार लिपि भी कहा जा सकता है। अर्थात हड़प्पा की लिपि जो है वो बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में और खरोष्टी या उर्दू की भांति दाएं से बाएं, फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं इस तरह से लिखी गई है और बहुत सारे अक्षरों का प्रयोग भी किया गया है। ऐसा होने के कारण इसको सर्पाकार और ओवरलेप होने के कारण इसको बुस्ट्रोफेदन भी कहा जा रहा है और बहुत सारे अक्षरों चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। हड़प्पा की जो लिपि है उसके संदर्भ में हमें जनरली क्वेश्चन भाव चित्रात्मक का या सर्पाकार लिपि का मिल सकता है और ये एक तरह से बाएं से दाएं और उसी क्रम में दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला जब क्वेश्चन लिपि के बारे में जब भी पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट बात यह भी है और हड़प्पा की पूरी विशेषता भी हमने लिखी कि हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ के निवासी लिपि से परिचित थे, लिपि का उन्हें ज्ञान था, लेकिन उनकी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए सिंधु सभ्यता लिपि के साक्ष्य तो सिंधु सभ्यता में थे, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है विद्वानों द्वारा। इसलिए सिंधु सभ्यता की एक विशेषता प्रोटो हिस्टोरिक एज भी था, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है।
पहला, जब लिपि का ज्ञान नहीं था, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा, लिपि का ज्ञान तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। और लिपि पढ़ी भी गई है और ज्ञान भी था, उसको हम ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। हड़प्पा की जो लिपि है उसको पढ़ने का दावा सबसे पहले वेडेन महोदय द्वारा किया गया और कुछ भारतीय विद्वानों SR राव, आई महादेवन, इन्होंने भी लिपि को पढ़ने का दावा किया है, लेकिन हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। दावा भले ही किया हो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हड़प्पा की लिपि पढ़ने का दावा करने वाले वेडेन महोदय थे। हड़प्पा की जो लिपि है उसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर 400 तक अक्षर मिलते हैं। सबसे प्रचलित जो अंग्रेजी का अक्षर है U है और सबसे प्रचलित चिन्ह जो है हमें मछली का चिन्ह मिलता है। इसके अलावा विभिन्न पशु पक्षियों के चिन्ह भी लिपि के माध्यम से दर्शाए गए हैं। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। लिपि जो है इसको स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। लिपि का अंकन हमें मुहरों पे मिलता है, कुछ मुहरों पर हमें लिपि का अंकन मिल रहा है, कुछ मुहरें सादी है, लिपि का अंकन नहीं है। ये जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक, जिसको पिक्टोग्राफिक भी कह रहे हैं, ओवरलैप होने के कारण बुस्ट्रोफेदन, गोमूत्रिका भी कहा जा रहा है। सर्पाकार लिपि भी इसको हम कह सकते हैं। लिपि का ज्ञान था लेकिन लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले दावा करने वाला विद्वान वेडेन था और कुछ भारतीय विद्वानों ने भी लिपि को पढ़ने का दावा किया है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और जब भी पढ़ा जाएगा बहुत नवीनतम जानकारी जो है वो हमारे सामने आएगी। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं, 250 से 400 तक अक्षर हैं। अंग्रेजी के U अक्षर को बार बार रिपीट किया गया है और मछली का सर्वाधिक हमें अंकन मिलता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं लिपि के साथ साथ मुहर की, और मुहर को एक तरह से हम सील कह रहे हैं, कॉइन नहीं कह रहे, सिक्के नहीं कह रहे। दूसरा, मुहरें जो हैं वो अलग अलग धातुओं से निर्मित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुहरें हैं वो हमें सेल खड़ी से, जिसको स्टेटाइट भी कहा जा रहा है, इससे निर्मित है। इसके अलावा चार्ट जैस्पर से भी निर्मित मुहरें, लेकिन अधिकांश 90% मुहरें सेल खड़ी से निर्मित है। मुहरें जो हैं वो सिक्के नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेन देन मुद्रा में नहीं था। मुहरों का प्रयोग ज्यादातर एक तरह से वस्तु विनिमय के माध्यम से या व्यापार में एक तरह से सामान पर ठप्पा लगाकर, गिल्ली मिट्टी पर ठप्पा लगाकर गोपनीयता के संदर्भ में यूज लिया जाता था। मुहरें जो है वो लगभग सभी आकृति की है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें वर्गाकार आकृति की मिली है। इसके अलावा आयताकार, बेलनाकार और गोलाकार मुहरें भी हड़प्पा से मिली है। सबसे ज्यादा आकृति की मुहरें हमें वर्गाकार आकृति की मिली है। ज्यादातर क्वेश्चन सेल खड़ी से संबंधित होता है। मुहरों के संदर्भ में हमने जब हड़प्पा पढ़ा तब ये देखा कि सबसे ज्यादा लिपि के अंकन वाली, अभिलेख वाली जो मुहरें हैं वो हमें हड़प्पा से, और बिना अभिलेख वाली जो मुहरें हैं सबसे ज्यादा संख्या में लगभग 500 के आसपास ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। अर्थात सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें हड़प्पा साइट से, बिना अभिलेख वाली मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये जो मुहरें हैं इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक रीट का क्वेश्चन था कि हड़प्पा की जानकारी का मुख्य रूप से स्रोत, क्योंकि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध थे नहीं और हमें ज्यादातर पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, और पुरातात्विक स्रोतों में भी मृदभांड और मुहरें मुख्य रूप से मिली है, कोई शिलालेख अभिलेख नहीं मिला है। तो मुहरों पर ही लिपि का अंकन है, इसलिए इसकी जानकारी का अभिलेखीय जो प्रमाण है वो मुहरें हैं। इसके अलावा अगर पुरातात्विक प्रमाण पूछे जाएं तो मुहरों के साथ साथ हम मृदभांड भी पुरातात्विक सामग्री के तौर पे मानते हैं। और हड़प्पा के मृदभांड जो अनाज संग्रह करने के पात्र थे, ये गेरुए रंग के मृदभांड थे। तो अभिलेख के आधार पर रीट का जो क्वेश्चन है वो भी अपना क्लियर हुआ कि मुहरें जो है उन्हीं पे लिपि का अंकन है, इन्हीं को अपन
अभिलेख कह रहे हैं। तो लिपि और मुहरें दोनों समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं। इसी टॉपिक को और ज्यादा हम क्लियर कर लेते हैं और एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस दौरान। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में अपना एक क्वेश्चन था सुमेलित करना, और सुमेल करने में हमें कुछ साइट्स की महत्वपूर्ण बातों के बारे में ही पूछा गया था। ये IAS 2002 का क्वेश्चन भी हुआ। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने यहां से कैच करने की कोशिश की है। सिंगल लाइन का क्वेश्चन हो तो अलग बात है। फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन रहा, IAS 2002 का भी क्वेश्चन हुआ। देखें, बंदरगाह या डॉकयार्ड, जिसको गोदीबाड़ा भी कहा जा रहा है, इसके साक्ष्य हमें लोथल से मिले। गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास अवस्थित था और इस बार फर्स्ट ग्रेड की भी एक लाइन में से रहा। अन्नागार, तो महत्वपूर्ण अन्नागार के साक्ष्य अगर पूछे जाते हैं तो हम हड़प्पा करेंगे। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला और लोथल से भी। वो अगर समूह की बात हो तो ये IAS का भी क्वेश्चन हुआ, जनरल क्वेश्चन। जूते खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से। ग्रिड पैटर्न पर आधारित जुता हुआ खेत था। चना और सरसों जो है वो बोए जाते थे, समकोण पद्धति पे हम कह सकते हैं। ये अपना रीट का भी क्वेश्चन हुआ कि ग्रेट बाथ, जिसको विशाल स्नानागार और या जॉन मार्शल विश्व का अद्भुत निर्माण कह रहे हैं, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें समाहित करने की मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन सुमेल कर रहे हैं। यहां देखें, बनावली के बारे में जब भी बात की हमने, तो बनावली से बहुत सारी फसलों के साक्ष्य के साथ साथ मिट्टी का एक खिलौना हल की आकृति भी मिली है। ये सिंगल लाइन का भी क्वेश्चन हुआ है। तो मिट्टी का हल बनावली से, और कांसे का रथ, ये सिंगल लाइन का भी क्वेश्चन हुआ। कांसे का रथ की आकृति हमें देमाबाद से मिली है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर साइट की बात की जाए तो पाकिस्तान का गनड़ीवाल सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और कुछ विद्वान मोहनजोदड़ो को भी मान रहे हैं। 500 हेक्टेयर के लगभग मोहनजोदड़ो है। और भारत का पहले धोलावीरा को माना जा रहा था, आजकल राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है। अर्थात सभी सम्मिलित हो गए। बनावली मिट्टी का हल, देमाबाद कांसे का रथ, गनड़ीवाल संपूर्ण हड़प्पा का बड़ा स्थल हो गया, और राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल। ये दिल्ली पुलिस का भी अपना इस बार क्वेश्चन था। अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और हड़प्पा के विभिन्न प्रकार के जीवन की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। तो इसमें हमें बहुत संक्षिप्त सी जानकारी मिलती है। तो देखें, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, अनुमान आधारित व्यवस्था है, इसलिए दो प्रकार की व्यवस्थाओं में, खासकर राजतंत्र और खासकर लोकतंत्र,
स्पष्ट तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी अलग अलग विद्वानों के मत हैं। राजा का एक तरह से हमें उल्लेख नहीं मिलता है, और एक तरह से लोकतंत्र की भी जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है वो अस्तित्व में नहीं आई थी। फिर भी राजनीतिक जीवन में एक तरह से व्यापार प्रधान सभ्यता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ही है। तो व्यापार प्रधान सभ्यता होने के कारण विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रशासन पर वणिक वर्ग का प्रभाव अधिक था। प्रशासनिक नगर जो है आज की भांति ही अस्तित्व में थे, और प्रशासनिक नगर जो है वो एक तरह से व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र होता था, और पहली नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जा रहा है, गार्डन चाइल्ड ने जैसे कहा है। तो राजनीतिक जीवन में दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्नेस्ट मेके एक विद्वान है जिसने हड़प्पा सभ्यता में प्रतिनिध्यात्मक या प्रतिनिधि शासन व्यवस्था बताई है। मेके ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के बारे में बात की है कि हड़प्पा सभ्यता में ये शासन प्रणाली प्रचलित थी। जैसा कि आजकल हम देख सकते हैं कि भारत का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, वो एक तरह से प्रतिनिधि शासन प्रणाली का ही प्रतीक हुआ, उसी माध्यम से चुना जाता है। हम अपने एमएलए और सांसद का चुनाव करते हैं, और एमएलए और सांसद मिलकर प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति महोदय का चुनाव करते हैं। तो ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का बेस्ट उदाहरण है। मेके के अलावा एक विद्वान मार्टिमर व्हीलर हैं, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता में जनतंत्रात्मक व्यवस्था या जनतंत्रात्मक प्रणाली की बात की है। स्टुअर्ट पिगट एक विद्वान आते हैं, और उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस संपूर्ण सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। जैसे आजकल हैदराबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, नोएडा हम कह सकते हैं। अलग अलग राजधानियां तो हमें बहुत सारे देशों में, बहुत सारे शहरों में मिलती है। खासकर पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, हड़प्पा पहली राजधानी हो गई, मोहनजोदड़ो दूसरी राजधानी, और अपना सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन और थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन भी हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के इतिहासकार, और उन्होंने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है अपनी राजस्थान की साइट कालीबंगा को बताया है। तो पहली दो राजधानियां क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, वहीं तीसरी राजधानी कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। दोबारा चेक करते हैं। राजनीतिक जीवन है, इसमें हमें कोई यूनिट वगैरह मिलती नहीं है, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अनुमान आधारित व्यवस्था है, तो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता पहले नगरीकरण भारतीय इतिहास का कहलाता ही है, वणिक वर्ग का हमें वर्चस्व मिलता है। मेके ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था बताया है, मार्टिमर व्हीलर ने जनतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की है, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है। बाकी जिस तरह से वैदिक सभ्यता में हमें जन, विश्व और ग्राम की जो इकाइयां मिलती है वो हमें यहाँ पे मिलती नहीं है, और भी किसी परिषद वगैरह का उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो था। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी श्रृंखला में हम और आगे चौथा वीडियो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो बची हुई सामग्री है उसका लेके आ रहे हैं।